दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। आज आरबीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आपको डेली इतना ही क्वेश्चन का यानी 6 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने पर्सनल आदमी को भेज दे। देखिए छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन है चूना पत्थर के किन्हीं तीन कारणों को लिखे। यहाँ पे होता है चूना पत्थर के किन्हीं 3 उपयोग को लिखे। चूना पत्थर के किन्हीं 3 उपयोग को लिखे। सबसे पहला क्वेश्चन है चूना पत्थर के किन्हीं 3 उपयोग के लिखे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए अच्छा से। कह रहा है चूना पत्थर। सबसे पहले आप जानते हैं कि चूना पत्थर एक प्रकार का खनिज है और यह एक प्रकार का जो खनिज है वो धात्विक नहीं अधात्विक खनिज है। और हम ये भी जानते हैं अधात्विक खनिज वैसे खनिज को कहा जाता है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं। अगर बात किया जाए चूना पत्थर की तो चूना पत्थर एक प्रकार का विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक खनिज है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो चूना पत्थर एक प्रकार का ऐसा खनिज है जिस खनिज का उपयोग बहुत सारे अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिस उद्योग के कच्चे माल के तौर पर चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं सबसे पहले इसके बारे में लिखिएगा, यह एक प्रकार का अधात्विक खनिज है जिसका उपयोग प्रायः अन्य किसी उद्योग को संचालित करने के लिए कच्चे माल के तौर पे किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा इनका सबसे पहला उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। यानी 50% से ज्यादा मात्रा में 50% से ज्यादा मात्रा में सीमेंट के उत्पादन में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए अगला, तो अगला आता है आपका कागज उद्योग में। कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है कीटनाशक उद्योग में। कीटनाशक उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है। छोटू, सौर ऊर्जा ध्यान से समझिएगा। ये सौर ऊर्जा जो है आप पढ़े होंगे ऊर्जा शक्ति चैप्टर में। यह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। यानी कहने का मतलब ऊर्जा का 2 स्रोत है, एक पारंपरिक और दूसरा गैर पारंपरिक। देखिए यह एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं किया जाता था और आज वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जाता है उसे हम परंपरागत, और जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं किया जाता था और आज वर्तमान में किया जाता है उसे हम कहते हैं गैर परंपरागत। तो सौर ऊर्जा का जो उपयोग है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं किया जाता था लेकिन आज वर्तमान समय में किया जाता है। तो बोलिएगा जब सूर्य से जो किरण आती है वो एक प्लेट होते हैं, फोटोवोल्टाइक प्लेट। एक फोटोवोल्टाइक जो प्लेट होते हैं, इस प्लेट से जब टकराते हैं तो प्लेट से टकराने के बाद विभिन्न प्रक्रिया के अपरांत सौर ऊर्जा एक विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं जिस कारण से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और आज वर्तमान समय में हरित गृह प्रवाह को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा में फैक्ट्रियों में या घरों में या अत्यधिक क्रियाकलापों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। देखिए संसाधन, हम जानते हैं कि मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। बोला है संसाधन के निर्माण, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन के निर्माण में मानव की कौशल विकास की आवश्यकता होती है। यानी पहले मानव को दिमाग होना चाहिए कोई भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए। उसके बाद संसाधन के बनाने के साथ साथ जो मानव कौशल पूर्ण होते हैं उनके पास कोई हथियार होनी चाहिए, कोई यंत्र होनी चाहिए जिसकी सहायता से उसके रूप में वो क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। ठीक, तो कह रहा है लिखिएगा संसाधन के निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है क्योंकि मानव कौशल विकास के साथ साथ उचित तकनीक के आधार पर ही किसी वस्तुओं का उपयोग करता है, उपयोगी बनाता है। इसके साथ अगर किया जाए तो
हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे ऐसे संसाधन है जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन वैसे वैसे यंत्र है जिस यंत्र के जरिए उसे पृथ्वी के नीचे से ऊपर लाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल की प्रमुख विशेषता को लिखें। तो सबसे पहला विशेषता इसके बारे में बोलिएगा। भारतीय रेलवे एशिया में पहला तथा विश्व में दूसरा स्थान रखती है। यह भारतीय रेल की प्रमुख विशेषता। भारतीय रेल एशिया में पहला तथा विश्व में दूसरा स्थान रखती है। दूसरा, भारतीय रेलवे छोटे से छोटे स्टेशन एवं बड़े से बड़े स्टेशन को जोड़ने के लिए मेमो एवं डेमो रेल का परिचालन करती है। अगला लिखिएगा, भारतीय रेलवे 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों के बीच मेट्रो रेल का परिचालन करती है। भारतीय रेलवे यात्री की सुरक्षा के लिए आरपीएफ जवान की व्यवस्था कराती है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के अंदर कैंटीन, चलित अस्पताल, शौचालय एवं एसी वाले वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विकसित संसाधन एवं भंडार संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए छोटू, विकसित संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा वर्तमान समय में ज्ञात हो। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 1 केजी चीनी है और 1 केजी चीनी होने के साथ साथ अगर आप उसका उपयोग भी कर रहे हैं तो वो आपका कौन संसाधन हो गया? विकसित संसाधन। यानी कहने का मतलब जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो और वर्तमान समय में उसका उपयोग भी किया जाता है उसे हम कहते हैं विकसित संसाधन। और कहते हैं भंडार संसाधन, तो भंडार संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसकी भंडारता यानी कहने का मतलब पर्यावरण में वह भंडारित मात्रा में हो, लेकिन मानव के पास उचित विकास न हो, उचित तकनीक न हो, जिस कारण से वह भंडारित ही रह जाता हो। जैसे में हम जानते हैं कि जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वातावरण में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन मानव के पास उतना दिमाग ही नहीं है कि वह क्या करे, कोई भी वस्तु को अपना उपयोगी बनाए। उसके बाद अगला है क्या बोलते हैं भंडार संसाधन में लिखिएगा, हमारे पर्यावरण में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकृति के द्वारा भंडारित अवस्था में है, लेकिन मानव के पास उचित तकनीक नहीं होने के कारण उसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है और वह भंडारित हैं। विकसित संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिस संसाधन की कुल मात्रा भी ज्ञात हो और वर्तमान समय में उसका उपयोग भी किया जा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। अगला है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? देखिए, हरित क्रांति सबसे पहले इसके बारे में समझिए। इसका जनक MS स्वामीनाथन को जाता है। यानी कहने का मतलब हरित क्रांति के जनक कोई पूछे तो बोलिएगा हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। देखिए बोलिएगा पिछले कई वर्ष पहले गेहूं की फसल में काफ़ी गिरावट आ गई थी। यानी कृषि के प्राचीन तौर तरीके को अपनाकर गेहूं की कृषि की जा रही थी, जिस कारण से उनकी फसल में काफ़ी गिरावट आ गई थी। यह सबको देखते हुए MS स्वामीनाथन ने प्राचीन तौर तरीके एवं आधुनिक कृषि विधि का उपयोग कर कृषि के क्षेत्र में आधुनिक खाद एवं बीज एवं समुन्नत प्रजाति का उपयोग कर कृषि का कार्य करना शुरू किया, जिस कारण से आशा से अधिक फसल की पैदावार हुई, जिस कारण से गेहूं की फसल की पूरा का पूरा पूर्ति होने लगा। यही घटना हरित क्रांति कहलाती है। तो छोटू, अगर आप मेरे वीडियो को एक बार देखते तो मैं गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगर 400+ नंबर आना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।